नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, और अगर आप अभी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय एवं आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए। निःशुल्क कुंडली अध्ययन में चयन होने में आपको लगभग 3 महीने का इंतजार करना होगा। 3 महीने की वेटिंग इसमें है और 3 मंथ के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अपनी बात को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि निःशुल्क कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम मात्र YouTube पर चलता है, और अगर आप निःशुल्क कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप WhatsApp के माध्यम से संपर्क ना करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स देंगे तो आपकी कुंडली का चयन होगा। WhatsApp पर अगर आप संपर्क करेंगे तो वहाँ पर सशुल्क कुंडली का अध्ययन होता है। और जो आज का हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 59 है और 396 जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं। और आज की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 397 नंबर की कुंडली होने वाली है और ये कुंडली है नवीन कुमार जी की। तो नवीन कुमार जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताया है आपने 22 जून 1983। जन्म का समय दिया हुआ है 1745 शाम के 5:45 और जन्म स्थान है हरियाणा का है, बहादुरगढ़। नवीन जी, आप 22 जून 1983 1745 और बहादुरगढ़ हरियाणा, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि भी आपकी वृश्चिक बन जाती है। लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में होना तो अवयोग होता है। हालांकि वो मंगल है और स्व नक्षत्र में है, लेकिन मंगल का जाकर के लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठना अवयोग होगा और ये संघर्ष तो कराएगा। मैं बहुत बीमार रहता हूँ, शरीर बहुत कमजोर हो गया। सिंपल से यही कारण है आपकी कुंडली में कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नपति का जाकर के अष्टम भाव में बैठ जाना, वही रोगेश होते हैं। और महादशा आपको चल रही है केतु की, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो भ्रामक रोग, केतु का संबंध जब भी कुंडली के 6वें या 8वें घर से बनता है तो भ्रामक रोग, क्योंकि केतु एक स्वतः भ्रम है और जब भी रोग भाव से संबंध बनाते हैं तो भ्रामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। डॉक्टर के द्वारा पकड़ में नहीं आता कि रोग क्या है। रोग होना कोई समस्या नहीं है, रोग का पकड़ में ना आना समस्या है। रोग पकड़ में आएगा तो उसका आप दवाई करके इलाज करा के उसको खत्म करा देंगे। रोग पकड़ में नहीं आता, जिसके चलते परेशानी देखने में मिल रही है। केतु की दशा में अभी गुरु का अंतर आप देख रहे हैं, दूसरे 12वें का संबंध है, फलस्वरूप दवाइयों पर आपका व्यय भी करा रहा है। और केतु की दशा में शनि का अंतर आपको 12 अक्टूबर के बाद से शुरू होगा। और गोचर कुंडली की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो शनि चतुर्थ में आ रहे हैं आपके, लग्न और राशि आपका सेम है। देखिए, रोग से मुक्ति की स्थिति तो अभी नहीं दिखाई पड़ती जब तक शुक्र की दशा नहीं शुरू हो रही, और शुक्र की दशा है नवंबर 2024 के बाद में। शनि भी चौथे घर में बैठ करके लग्न से संबंध बनाए हुए हैं, शनि की ढैया इसको जाना जाता है, चतुर्थ शनि है। तो कहीं ना कहीं रोग की स्थिति तो देखिए अभी बनी रहेगी। अब उपाय हैं, उपाय आपको बताता हूँ। प्राणायाम करना शुरू करिए, रोग से मुक्ति के लिए प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। केतुजन्य पीड़ाएं यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रही, तो गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः 1 माला रोज स्वयं से जाप करिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के नित्य दूर्वा अर्पित किया करिए। और शिव जी की आराधना करना भी आपके लिए उचित होगा, तो ये आप करिए। और स्वास्थ्य में भी सुधार आने का जो समय है उसमें तो अभी मैं वक्त देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप उपाय करेंगे तो कुछ हद तक हम समस्या को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। तो ये आप करिए, बाकी इंतजार करना होगा अभी। और स्वास्थ्य कमजोरी का कारण यही है, थोड़ा सा लग्न को भी बल दीजिए। हनुमान जी की आराधना वगैरह आप करेंगे तो उससे लग्न को बल आएगा। सवाल उठता है कि बीमार व्यक्ति इतनी पूजा पाठ कहाँ कर पाएगा, तो जो गणेश जी का मैंने मंत्र बताया वो, और गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित, इतना तो करना ही करना है। बाकी फिर स्नान के जल में मंगलवार के दिन लाल चंदन को घिस करके उसे जल में मिला करके उससे स्नान करना भी आपके लिए उचित है, तो वो आप करिए। और अगली जन्म कुंडली राजकुमार नेवारी की आईडी से अंकिता नेवारी की है, तो अंकिता जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूँ।
स्त्री की जन्म कुंडली है 7 जनवरी 1993। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, मैं जन्म का विवरण बताते चलता हूँ, आप कुंडली को प्रिपेयर करते चलिए और साथ ही साथ जन्म कुंडली का अध्ययन भी करते चलिए, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। शाम के 6:20 और नागपुर, महाराष्ट्र। अंकिता जी, आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और राशि आपकी मिथुन बनती है। लग्न एक अंश पर है और लग्नपति का जाकर के 12वें भाव में बैठना। हालांकि चंद्रमा को 12वें भाव में जाने का दोष नहीं लगता, लेकिन लग्नेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव व्यय का है। चंद्रमा आपके लग्नेश तो है, लेकिन नैसर्गिक रूप से मन के कारक हैं, तो मन का व्यय भाव में जाकर के बैठ जाना, ऐसा व्यक्ति अपने मन का व्यय बहुत करने लगता है। तो सामान्य शब्दों में मतलब इसका निकलता है कि मन का व्यय क्या होता है। मन का व्यय अर्थात अत्यधिक सोचना, शेख चिल्ली बन जाना, सोचना बहुत कुछ, करना कुछ नहीं। तो ये जब चंद्रमा की ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति होता है। हालांकि आपकी कुंडली में चंद्रमंगल योग 12वें भाव में बना हुआ है, लेकिन वो त्रिक भाव में है और लग्नेश जाकर के 12वें बैठे हैं। मंगल जो कि जन्म कुंडली के, आपकी कर्क लग्न की कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के संयुक्त स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि परेशानी का कारण तो बन रहा है। इन्होंने पूछा है, इन्होंने लिखा है, प्रणाम पंडित जी, मेरी सिस्टर अंकिता निवारे की शादी कब तक होगी? आगे वैवाहिक जीवन कैसा होगा? जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा? पति मान सम्मान करने वाला होगा क्या? बहुत से प्रश्न आपने पूछे हैं, लेकिन सभी विवाह से संबंधित हैं। तो शादी कब तक होगी? देखिए, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव में ही बैठे हैं शनि। नवमांश कुंडली में भी वो सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तमेश वहां वो बन जाते हैं। प्लस पॉइंट है कि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पर है। गुरु 20 अंश पर है, लग्नेश के ही नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, प्लस पॉइंट है ये। और महादशा चल रही है गुरु में राहु का अंतर, और गोचर कुंडली से भी विवाह की स्थिति तो नहीं बनती। इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो विवाह की स्थिति जो है वो अप्रैल 2023 के बाद में दिखाई पड़ती है। तो विवाह का प्रयास किया जाए। जन्मस्थान से वेस्ट या ईस्ट, तो ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन से, हालांकि इंटरकास्ट मैरिज होने के भी योग हैं, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। पति का स्वभाव देखिए, सप्तम में शनि है, अगर कहा जाए तो इसको, और उस पर मंगल की दृष्टि है, बिना जन्म कुंडली मिलान करे अगर विवाह होता है तो दाम्पत्य में परेशानियां रहेंगी। तो बाकायदा कुंडली मिला करके ही इनकी शादी होनी चाहिए। सप्तम भावगत शनि है, हालांकि वो भाव शुभ कर्तरी योग में है, फिर भी पति से सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम रहता है। ये भी एक कारण बनता है कि बाकायदा कुंडली का मिलान करके ही विवाह हो तो वो उचित रहेगा। संतान भाव में राहु बैठे हैं, संतान पति 12वें भाव में बैठे हैं, इनसे गुरु का व्रत कराइए। अभी कम से कम 16 गुरुवार का व्रत तो करा ही दीजिए। गुरुवार का व्रत करना इनके लिए आवश्यक है। फिर जब संतान इत्यादि का विचार आगे चल करके करेंगे तब भी गुरु के व्रत की आवश्यकता पड़ेगी, तो गुरु का व्रत कराइए। और वैवाहिक जीवन जो आपने पूछा है, और पति मान सम्मान करने वाला होगा या नहीं, ये सभी चीजें निर्भर करेंगी कुंडली मिलान पर। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सिस्टर है ये, तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। आपने भाई बताया हुआ है, तो हो सकता है बड़े भाई आप हों, तो जिम्मेदारी है कि जब भी इनका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिलान करके हो। क्योंकि देखिए, सप्तम पति सप्तम भाव में बैठे जरूर हैं, लेकिन वो शनि है, और उस शनि पर मंगल की दृष्टि, अर्थात सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पर मंगल की दृष्टि का पड़ जाना। सप्तम भाव के अधिपति शनि वहीं बैठे, सप्तम के कारक जो कि गुरु हो जाते हैं, पति के कारक भी गुरु हैं, वो बैठे तो जाकर के हस्त नक्षत्र में प्लस पॉइंट है, लेकिन केतु की दृष्टि से दृष्ट है, मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। और शुक्र भी जो हैं वो अष्टम भाव में कुंडली के बैठे हैं, राहु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जो नवमांश में भी वो शनि के घर में शनि की दृष्टि से दृष्ट है, थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन फिर भी गुरु का नवमांश कुंडली में उच्च राशि में जाकर के लग्न में बैठना विवाह की स्थितियों को दर्शाता है। अगले वर्ष में विवाह का योग प्रयत्न करिए, दिशा मैंने आपको बताई, और जो उपाय बताया वो इनसे कराइए। गुरुवार के दिन नहाने के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके भी अगर ये स्नान करें तो अच्छा होगा इनके लिए। और अगली जन्म कुंडली है नेहा रानी की, तो नेहा जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूँ। 13 जुलाई 1995 जन्म का समय है सुबह के 9 बजे। जन्म स्थान है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। नेहा रानी जी आप सिंह लग्न की हैं, राशि आपकी मकर बनती है। तो लग्नेश और राशिश आपस में शत्रु हैं, और लग्न के अधिपति जो लग्न है वो आपका अग्नि तत्व का है, और
राशि जो है वो आपकी भूमि तत्व की है। तो जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति तो बनी रहती है। मैं 3 साल से बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, पर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं। क्या मेरी बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और कब तक लगेगी? देखिए, मैंने बताया कि संघर्ष होता है। दशमपति लाभ भाव में बैठे हैं, आद्रा नक्षत्र में है। लग्नपति जाकर के लाभ भाव में सूर्य, जहाँ बहुत ही विशिष्ट कारक होते हैं, परंतु मृत अवस्था में। तो लग्नेश का मृत अवस्था में होना और वही सरकारी नौकरी के कारक हैं, जो कि दिक्कत का कारण बन रहे हैं। बात आती है बैंकिंग की। बुध स्वाग्रही हैं आपकी कुंडली में लाभ भाव में, जहाँ पर ये कारक होते हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु की दिशा में बुध का अंतर आपको प्रारंभ हो चुका है 22 फरवरी 2022 के बाद में। अगर आपकी तैयारी वगैरह बहुत अच्छी है तो अगस्त से लेकर के अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच में बैंकिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगने का प्रबलतम योग है। तो आप अपना 100% दीजिए सभी कार्यों को छोड़ करके, क्योंकि भाग्येश भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो कुंडली में स्थिति अच्छी है, वो नवांश में स्वग्रही भी है, उच्च के हैं। तो आप अपना बस 100% दीजिए, समय बहुत करीब में है। गोचर कुंडली की स्थिति को भी देखें तो शनि की 7.5 आपको चल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि मेहनत अगर आपने करी है तो शनि यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अपना बस प्रयत्न करिए, समय बहुत करीब में है। अगस्त से लेकर के मार्च 2023 के बीच में सरकारी नौकरी लगने का बैंकिंग के क्षेत्र में प्रबलतम योग है। प्रयास करते रहिए। गणेश जी की आराधना, गंग गणपतये नमः का मंत्र, जो गंग गणपतये नमः मंत्र है, इसका रोज 3 माला जाप करिए, ये आपके लिए उचित है। अगली जन्म कुंडली है प्रसन्नजीत साहा की। तो प्रसन्नजीत जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 22 मार्च 1997, सुबह के 8:05, आसाम का बर्थ है और बोन गाई गांव, BONGAIGAON। देख लीजिएगा, जो कुंडली बना रहे हैं असम का इनका बर्थ है और बोनगाई गांव इन्होंने दिया हुआ है, मिल गया है। हालांकि यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली है, सिंह राशि आपकी। इन्होंने प्रश्न दिया है, प्रणाम गुरुजी, नेट एग्जाम दे रहा हूँ लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। नेट एग्जाम होता है लेक्चररशिप के लिए, क्लियर नहीं हो रहा है। मैं PhD करना ठीक रहेगा या कुछ और करना चाहिए? फाइनेंशियल अवस्था भी ठीक नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, अर्थात ये लेक्चरार बनना चाहते हैं। जो कॉलेजेस में जो लेक्चरार्स होते हैं, जो टीचर्स, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उसको बनने के लिए नेट का एग्जाम क्लियर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये नेट है, साल में 2 बार होता है। ये नेट का एग्जाम इनसे क्लियर नहीं हो रहा है। इन्होंने पूछा PhD करना ठीक रहेगा या नहीं। देखिए, दशम में गुरु है लेकिन नीच राशि में बैठे हैं, हालांकि परिवर्तन है। और लग्नपति जाकर के 6ठ भाव में बैठे हैं, तो लग्नेश का जाकर के 6ठे भाव में बैठना अवयोग हुआ, जिसकी वजह से संघर्ष आपको हो रहा है। दशा आ गई है चंद्रमा की, चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा का क्या स्वभाव है? बढ़ना और घटना। तो चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं तो शिक्षा एक जैसी नहीं हो पाती है, तो शिक्षा में उतार चढ़ाव है। चंद्रमा में मंगल का अंतर है। देखिए, वैसे तो गुरु की स्थिति नीच राशि में जरूर बैठे, नीच भाव में भी हैं, लेकिन परिवर्तन होने के चलते और नवमांश कुंडली में उच्चाभिलाषी होने के चलते, नवमांश में मंगल का उच्च राशि में होने के चलते, मुझे आपकी कुंडली में गुरु के क्षेत्र में जाना ठीक समझ में आता है। सूर्य 12वें बैठे हैं जाकर के, लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, दशमेश के नक्षत्र में है। तो आप अभी तो PhD की ही तरफ तैयारी करिए। उच्च शिक्षा भाव का मालिक जाकर के दशम भाव में बैठा है और टीचिंग के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हो। चंद्रमा में गुरु का अंतर आएगा, हालांकि षडाष्टक है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, क्योंकि चंद्रमा पंचम में बैठे हैं और गुरु दशम में बैठे हैं। 6वें 8वें का संबंध है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की दशा में गुरु का अंतर नवंबर 2023 के बाद से प्रारंभ हो रहा है। तब गुरु भी आपके भाग्य भाव में संचरण करेंगे गोचर कुंडली के हिसाब से। तो यही क्षेत्र जो आपने चुना है लेक्चररशिप का, वही आपके लिए ठीक है। इसी क्षेत्र में आप अपना प्रयास करते रहिए। विलंब और इंतजार तो करना होगा, क्योंकि लग्नेश पर शनि की दृष्टि है और लग्नेश जाकर के 6ठ भाव में है, तो अवयोग हो गया है। जन्मांक और नवमांश दोनों में लग्नेश पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना जीवन काल में विलंब को दर्शाता है, चीजें स्लो हो जाती हैं, तो वो आपके साथ हो रहा है। अपने सूर्य को ठीक करिए। सूर्य आपके षडबल में भी मैं कमजोर देख रहा हूँ। राहु और शनि से युद्ध है, राहु से दृष्ट है। मंगल भी राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो लग्नेश और पंचमेश पीड़ित है और नवमेश जो है वो ऑलरेडी नीच राशि में बैठे हैं। क्या किया जाए?
तो सूर्य की आराधना, सूर्य को नित्य जल दीजिए। सुबह देर तक सोने की आदत है तो उसको छोड़िए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। ईस्ट डायरेक्शन में पैर करके मत सोइए, ईस्ट में सर करके सोइए। गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करिए। घर के आसपास कोई एक मंदिर देख लीजिए, वहाँ दर्शन करने के लिए जाइए या साफ सफाई वहाँ पे किया करिए। और चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं जाकर के, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 97 का आपका जन्म है, पूर्णिमा को उपवास करें, माह में एक बार। आयुर्वेद की दृष्टिकोण से भी अच्छा है, और अगर आप उपवास करते हैं तो पूर्णिमा का वो आपके लिए उचित रहेगा। तो पूर्णिमा का उपवास करिए ताकि अस्थिरता थोड़ी सी कम हो। बाकी योग है इस कुंडली में, चंद्रमा की ही दशा है, चंद्रमा चतुर्थेश होकर के पंचम में बैठे हैं, गुरु दशम में है। इस फील्ड में आपका आगे बढ़ना ठीक है। गुरु को मुझे बहुत ज़्यादा नीच का प्रभाव दिख नहीं रहा है क्योंकि परिवर्तन में है। आप अपना इसमें प्रयास करके नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके लेक्चररशिप की लाइन में आगे जा सकते हैं। पीएचडी करने में भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो वो तो है, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके पहले भी मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर ग्रेजुएशन हुआ तो बीएड कर लीजिए पहले। बीएड करेंगे तो क्या होगा कि एक सोर्सेज ऑफ इनकम बनने लग जाएंगे, है ना। बीएड कर लेंगे तो किसी स्कूल में जॉब हो सकती है, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा, क्योंकि पीएचडी में ना जाने आपको कितना समय लग जाए। लग्नेश षष्ठ में है और गुरु नीच राशि में बैठे हैं जाकर के, नीच भाव में भी हैं। कोई भाव अगर वो लिए होते, ये त्रिक भाव में होते तो नीच भंग हो जाता, चौथे भाव में होते तो उच्च भाव हो जाता, तो प्लस पॉइंट बन जाता, लेकिन वो भाव भी नीच है, 10वें भाव में बैठे हैं जाकर के नीच राशि में। तो ये है। बाकी गुरु का काम इस कुंडली में किया जा सकता है, जैसे कि आप होम ट्यूशन, कोचिंग, टीचिंग की लाइन को ही पकड़ करके आगे बढ़िए, आपको रास्ते अपने आप मिलेंगे, समय लगेगा। और महादशा तो आपके फेवर में है ही, चंद्रमा फिर मंगल आ जाएंगे, तो फेवर में ही दशाएं चल रही हैं। ये करिए, उपाय भी मैंने आपको बता दी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर किया जाए। डिटेल्स देने के बाद में धैर्य का परिचय दीजिएगा। 3 माह का वक्त लगेगा, क्योंकि जिन्होंने जन्म का विवरण पहले पोस्ट किया है, स्वभावतः उनकी जन्म कुंडली पहले ही आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख में उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।